वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी काम को करने के लिए ना 3 चीज़ों का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि हम उस काम को फन समझ के करें, इंजॉय कर सकें, उसके अंदर कोई ना कोई सस्पेंस मौजूद हो हमारे लिए और कोई ना कोई चैलेंज भी मौजूद हो। अगर ये 3 चीज़ें मिसिंग हैं तो यकीन करें हम उस काम को कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आपको याद है बचपन में हम लोग इस तरह से बैलून बनाया करते थे, शैम्पू से, सोप से या डिफरेंट चीज़ों से, और हम उसको कितना एंजॉय करते थे। क्या रीज़न उसकी क्या थी कि हमारे पास चैलेंज होता था, हमने बड़े बड़े बनाने बैलून, ज़्यादा सारे बने, नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा, नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा, उसके अंदर कितने अच्छे कलर्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस तरह से लेके चले कोडिंग को, तो ट्रस्ट मी आपके लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस ये रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक्सपीरियंस के उस लेवल पे चले जाएंगे जिसके लिए आप अभी सोच भी नहीं रहे होंगे। उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ना स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट बेस्ड अपनी लर्निंग शुरू करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो ये सोचते हैं कि हम HTML, CSS को जब कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करेंगे, या जावास्क्रिप्ट को जब हम बिल्कुल सही से सीख लेंगे, बहुत अच्छे से सीख लेंगे, तो उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। और ऐसे लोगों के बहुत से ईयर्स वो वाला लेवल आता ही नहीं है। रीज़न उसकी एक ये भी है कि CSS को देखें या जावास्क्रिप्ट को, ये इतनी एक्सटेंसिबल है कि अगर कोई भी बंदा ये दावा करे ना कि मैंने इसको बिल्कुल जो है A to Z सीख लिया है, तो मेरा ख्याल है वो सही बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि किसी एक बंदे से कंप्लीट सीखा ही नहीं जा सकता। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम करें, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स लें और उसमें इन तीनों चीज़ों को डालने की कोशिश करें। यानी HTML भी उसके साथ ही सीखें, CSS को भी उसके साथ ही सीखें, साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट को भी सीखते चले जाएं। तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है। तो HTML की अगर हम बात करें तो HTML मेन हमारा सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आएगा। यानी जो जो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड होंगी वो स्ट्रक्चर हमारा HTML से तैयार होगा। उसके ऊपर खूबसूरती लाने के लिए, पेंट करने के लिए हमने जो कुछ यूज़ करना है, उसको कलर देने के लिए जो कुछ यूज़ करना है, उसकी ब्यूटी जितनी भी करनी है वो हमने CSS से करनी है। और उसके अंदर जितने भी एक्शंस लेके आने हैं, कुछ लिवली सा उसके अंदर जो भी टच लेके आना है, वो सारे का सारा हमने जावास्क्रिप्ट से लेके आने हैं। यानी स्ट्रक्चर HTML, उसको ब्यूटीफाई करना है CSS के थ्रू और उसके एक्शंस को कंट्रोल करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हम एक सिनेरियो लेते हैं कि आपको क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है और उसने कहा है कि जनाब मेरे पास कन्वर्जन के लिए आपको नंबर ये दे रहा हूँ कि 1 माइल के अंदर 1.60934 किलोमीटर्स हैं। आप इसको यूज़ करते हुए मुझे इस तरह की ऐप बना के दें कि जहाँ पे जब भी कोई यूज़र माइल्स को एंटर करे तो उसको किलोमीटर में उसका आंसर मिले। ईजी सी चीज़ है कि आपने जो है, आपके पास एक वैल्यू मौजूद है, जितने माइल्स भी यूज़र ने एंटर करने हैं आपने उसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास किलोमीटर में आंसर आ जाना है। अब हमारे जहन में सबसे पहला, इसको प्रोजेक्ट को देख के सबसे पहला ख्याल तो ये आएगा कि हमें इसका मतलब कोई कन्वर्टर टाइप की ऐप बनानी है जो कि माइल से किलोमीटर में कन्वर्ट करके देगी। ठीक हो गई, एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होगी कि यूज़र ने एंटर करना है माइल्स को, तो हमें समझ आए कि हमें कुछ इस तरह की जगह, कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए ना कि जहाँ पे यूज़र वो चीज़ एंटर कर सकेगा और उसके बाद हमने उसको अगर मल्टीप्लाई करा देना है। अब ये काम हमने बैक पे करना है और उसको सिर्फ किलोमीटर में आंसर देना है, तो ऐसा कुछ डिस्प्ले होना चाहिए कि जहाँ के ऊपर वो उसको देख सके, उसको नज़र आए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हमारा पूरे का पूरा वेब ब्राउज़र को आप ये समझ लें कि एक ना एक डॉक्यूमेंट है पूरा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है और उसकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक गाड़ी होती है, उसकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक हैं कि उसका एक कलर है, वो हॉर्न बजाती है, चल सकती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो आप गाड़ी के थ्रू उसकी सारी चीज़ों तक पहुंचते हो। गाड़ी का डोर आपने टच किया तो यानी आप ये कह सकते हैं कार डॉट डोर, यानी मैंने कार का जो है ना डोर टच किया। ये कार के स्टीयरिंग को कार डॉट स्टीयरिंग, हम इस तरह से इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस सारे को हम कह देते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट के जिस भी पार्ट को हमने अगर एक्सेस करना है तो हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट इसकी ये चीज़, डॉक्यूमेंट डॉट इसकी ये चीज़, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो पहले से मौजूद हैं। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट पे तो ज़ाहिर है हमने ये ऐप नहीं बनानी,
तो हमने क्या करना है कि उसके HTML पार्ट में से एक छोटा सा div लेना है, जिसको हम ये div के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको नजर आ रहे हैं कि div, और उसके बाद जो है दूसरा div, इन दूसरे वाला div जो होता है उससे पहले स्लैश होता है जो यहाँ पे मिसिंग है, तो इसके बीच में हम जो कुछ भी बनाते हैं तो वो सारे के सारा div हो जाएगा। div का मतलब ये है कि हम पार्ट, वो जो हमारा है ना डॉक्यूमेंट, उसका एक पार्ट या उसकी एक डिवीजन कर रहे हैं कि हम इतने इतने हिस्से पे काम करेंगे। उस डिवीजन में क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि जी इतना लेंथ और इतनी हाइट और इतनी ये चीज़ की डिवीजन में कर रहा हूँ और मैं इसके अंदर काम करूँगा, उसको डिफाइन कर देते हैं। और तब जब हम हाइट और वेट और इस तरह की चीज़ें लगाएंगे तभी वो हमें डॉक्यूमेंट नजर आएगा। जब हम उसका कोई बैकग्राउंड कलर देंगे, उसके ऊपर कुछ लिखेंगे और हाइट वेट उसकी डिफाइन करेंगे, साइड पे बॉर्डर लगा के, जैसे एक होता है ना कि प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाने लगे हैं तो एक पूरी की पूरी बाउंड्री हमें वॉल देनी होती है, फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें, तो इसी तरह से डिव के अंदर हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और डिव को नज़र आए उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा, कि उसको हाइट वेट देख के और डिफरेंट बैकग्राउंड कलर और इन सारी चीज़ों के साथ हमें उसको सामने लेके आना पड़ेगा। बॉर्डर, मार्जिन और बैकग्राउंड कलर ही मोस्ट प्रॉब्ली हम यूज़ करते हैं। तो फिर क्या होगा, हमने डिव बना लिया उसको, ठीक है, हमने बाउंड्री दे दी, उसको एक बॉर्डर बना दिया, कलर दे दिया, उसको कुछ लिख भी दिया ऊपर कि जैसे ये ऐप जो है वो माइल टू किलोमीटर जो है काम करेगी। तो उस लिखने के लिए अब हमने क्या करना है कि हेडिंग का यूज़ करना होगा, और हेडिंग के लिए H1 का टैग यूज़ करेंगे। H1 से लेके H6 तक डिफरेंट साइजेस की हेडिंग हमारे पास मौजूद होती है। जो मेन हेडिंग होती है अमूमन हम उसको H1 करते हैं, जो उससे सब है उसको H2 एंड वाइस वर्सा 3, 4, 5, 6 तक जाते हैं। इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने सिर्फ एक ही हेडिंग देनी है कि माइल्स टू किलोमीटर है, ये हमारी ऐप काम करने वाली, तो हम H1 के टैग के अंदर माइल्स टू किलोमीटर लिख देंगे, तो हमारे पास एक हेडिंग नजर आएगी उस डिव के अंदर। इसके अलावा हमने एक काम करना होगा कि एक बटन बनाना होगा, जब वो लिख लेगा यूज़र अपने माइल्स और जब उसको आउटपुट चाहिए होगा तो वो सबमिट के बटन के ऊपर जब क्लिक करेगा तो उसके थ्रू जो है वो बैक पे कन्वर्जन होगी और किलोमीटर्स के उस इनपुट के अंदर उसको आंसर नज़र आएगा। तो इसलिए बटन हमारे पास ज़रूरी है क्योंकि बटन के थ्रू ही एक एक्शन होना होगा। लिखने के लिए हमें इनपुट बॉक्स चाहिए होंगे, जो इनपुट के टैग के तौर पे आते हैं, हमारे पास HTML में मौजूद होते हैं, और उसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि इनपुट का एक टैग बनाया जाता है जिसके अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, या टाइप यहाँ पे अगर आपने नंबर जब एंटर करना है तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की बजाय आप टाइप इज इक्वल टू नंबर भी एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद जब हमने इसके ऊपर कुछ एक्शन कराना है, यानी इनपुट के अंदर जब यूज़र कुछ डाल रहा है और उसको हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, तो अब देखें ना हमारे पास तो बहुत सारे इनपुट मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे सामने दो ही मौजूद होंगे कि एक के अंदर जो है यूज़र से हमने माइल लेना है, दूसरे के अंदर हम इसको आंसर दिखाना चाह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट जावास्क्रिप्ट कैसे करेगा कि हम बात करें कि कौन से इनपुट की हम बात कर रहे हैं। इस तरह से तो नहीं पता चल सकता ना, जब बहुत सारे इनपुट मौजूद हो, तो बहुत सारे बटन मौजूद हो, बहुत सारी हेडिंग मौजूद हो, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनको आईडी से साइन कर देते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं ID इक्वल्स, और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका नाम लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पे हमने यूज़र से माइल लेने इस इनपुट में, तो हमने इसको कह दिया कि जिसकी ID माइल है, ताकि उसके रेलेवेंट रहे और हमें पता चल सके। अब हमने जब एक्शंस परफॉर्म कराने हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, यानी यूज़र ने जब उसके अंदर वैल्यू डालनी है, हम उस वैल्यू के ऊपर कुछ काम करना चाहेंगे, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, और डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होते हैं बाय ID का एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? अब कौन सा एलिमेंट भाई? बाय ID का वो वाला एलिमेंट जो उसके अंदर जो माइल वाला है, यानी इनपुट वो टैग जिसके अंदर हमने माइल लिखा था, हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेस करके जी जनाब हम उसको चाहेंगे कि कहीं ना कहीं स्टोर करें किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम माइल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर जो है ये इसको स्टोर करा लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो भी हमने काम करना हो माइल के ऊपर, तो हम इसके थ्रू माइल के थ्रू ही कर सकें। उस वेरिएबल के अंदर पूरे का पूरा हमारा वो एलिमेंट उठ के आ जाएगा और हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। माइंड में ये आपके एक सिनेरियो बन गया होगा कि हेडिंग एक होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि माइल टू किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद दो इनपुट होंगे, एक इनपुट के अंदर यूज़र अपने माइल डालेगा, जैसे उसने 12 माइल डाला है, तो दूसरा एक इनपुट होगा। जब सबमिट के ऊपर वो क्लिक करेगा तो दूसरे इनपुट में उसके आंसर नज़र आएगा कि इतने किलोमीटर जनाब आपके ये माइल्स हैं। और ऐसा करते हैं कि आप मिलके भी इस कोड पे चलते हैं, इसको कोड करके देखते हैं ताकि और भी आपको क्लियर हो सके और इसको अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़्यादा हो सके।
लेट्स गो। ये आपके सामने ऐप का जो है इंटरफेस मौजूद है, ये हम बनाने वाले हैं। ये माइल्स टू किलोमीटर जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी हेडिंग है, और ये दो नीचे इनपुट बॉक्सेस हैं जहाँ पे माइल वाले के अंदर जो है माइल्स में यूज़र एंटर करेगा, और ये किलोमीटर के अंदर जो है उसको आंसर मिल जाएगा कि किलोमीटर में वो माइल्स कन्वर्ट होकर कितने बनते हैं। और ये मिलेगा कैसे, माइल के अंदर वो एंटर करेगा, उसके बाद कन्वर्ट के बटन को क्लिक करेगा तो उसके सामने डिस्प्ले में आ जाएगा किलोमीटर वाले इनपुट के अंदर। जैसे सपोज यूज़र जो है एंटर करता है, यहाँ पे 12 एंटर करता है, उसके बाद कन्वर्ट को जब दबाता है तो उसके बाद 19.31208 इस तरह से नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यूज़र जो है कुछ भी एंटर किए बग़ैर यहाँ पे जो है कन्वर्ट का बटन को दबा देता है, तो वो जो है हम वो चीज़ नहीं चाह रहे, इसलिए हमने छोटी सी कंडीशन डाल दी है कि अगर यूज़र खाली रख के फिर कन्वर्ट के बटन को दबाए तो उसके पास एक मैसेज आ जाए कि प्लीज़ एंटर योर वैल्यू देन प्रेस कन्वर्ट। और जैसे ही जो है वो कन्वर्ट वो एंटर कर लेगा वैल्यू, तो ये ऊपर वाला जो है वो नज़र आनी बंद हो जाएगी। ये हमने कैसे किया है, अब इसको हम जो है JS की फ़ाइल के अंदर देखेंगे कि ये एक्शन किस तरह से परफॉर्म होंगे। अगर आपने VS कोड को पहले यूज़ नहीं किया हुआ तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने न्यू सपोज अगर फ़ाइल बनानी है तो ये यहाँ पे आप जाएंगे और न्यू फाइल का आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास न्यू फाइल, उसको आप HTML का नाम दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे शिफ्ट दबा के 1 के साथ ये जो कॉलन होता है इसको लेके आ जाएंगे और ये इसको प्रेस करेंगे इमिट एब्रीविएशन को, तो आपके पास एक जो है HTML का बॉयलर प्लेट आपके सामने जो है बन के आ जाएगी, जिसके अंदर मेन HTML तैयार आपके लिए पड़ी हुई होगी। HTML के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, उसका हेड होता है, बॉडी होता है, और जो है वो ऊपर जो है डॉक टाइप, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा ये टैग इसकी मेन है। ये डॉक टाइप HTML है, क्योंकि डॉक टाइप और भी बहुत सारे टाइप की होते हैं, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होता है कि डॉक टाइप जो है हमारा वो HTML है और लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश होगी। ये सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हेड में अगर आ जाए तो हेड के अंदर कुछ मेटा टैग्स हमने देने होते हैं। अभी इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैरेक्टर सेट UTF-8 क्या है या दूसरे मेटा नेम व्यू पोर्ट कितना है, टाइटल कौन सा है, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लिंक आप टैग देखें कि लिंक आपको करनी होगी, आपने अपनी CSS की फ़ाइल यहाँ पे लिंक करनी होगी, तो उसके लिए आप ये लिंक का टैग यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि आप सिंपल सिर्फ एक लिंक इधर लिखते हैं, जैसे मैं दोबारा इसको लिखती हूँ, इधर ये लिंक लिख के आपने क्या करना है कि ये CSS वाले को ये क्लिक कर देना है, तो आपके पास पूरा ये आ जाएगा। style.css पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपने जो भी नाम रखा हुआ है अपनी CSS वाली फाइल का, जैसे हमने माइल्स लिखा हुआ है तो वो आप लिख देंगे miles.css और ये लिंक हो जाएगी HTML के साथ हमारी CSS। दूसरे हमने JS की एक फ़ाइल बनाई हुई है miles.js, ठीक है। ये यहाँ पे सेम इसी तरह से जैसे यहाँ से न्यू फाइल लेके HTML की फ़ाइल बनाते हैं, इसी तरह से न्यू फाइल लेके .css के साथ बनाएंगे तो CSS की फ़ाइल बन जाएगी, .js की एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी आपके पास। तो जो JS की फ़ाइल होती है उसके स्क्रिप्ट को आपने क्या करना है कि उसको हम स्क्रिप्ट की, जैसे हमने CSS को लिंक लिख के और उसके अंदर लिखा है ना नाम, तो हमने CSS को क्या करना, स्क्रिप्ट को कैसे करना होता है कि स्क्रिप्ट लिखेंगे तो बिल्कुल सेम लिंक की तरह से आपके पास यहाँ पे कर्सर मूव करता हुआ नज़र आएगा, और सोर्स के अंदर आपने क्या करना है कि अपने फाइल का नाम लिख देना है। जैसे हमने miles.js नाम रखा हुआ इसका, तो यहाँ पे miles.js लिख दिया। लेकिन जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल इस बात का रखना है, इसको प्लीज़ 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 हेड टैग के अंदर बिल्कुल नहीं रखना, वरना होगा क्या कि जैसे ही वो हेड को वो लाइन बाय लाइन जो है इंटरप्रेटर रीड करता हुआ आता है और हेड के अंदर जब देखेगा और उसके बाद जो जितने भी आपने जो है एक्शंस लिखे हुए होंगे वो अगली लाइंस में जब आएगा वो एक्शन उसको नहीं मिलेंगे तो वो रन नहीं करेगा, उधर स्टॉप हो जाएगा और आपको एरर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते होते हैं कि स्क्रिप्ट की जो होती है फाइल, ये हमेशा बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रही है ये स्लैश बॉडी के टैग से ऊपर इसको लिखते हैं। आपने प्लीज़ इस बात को ज़रूर ख्याल करना है, वरना आपके पास एरर आएंगे और आपको मे भी समझ में भी ना आ रहा हो कि ये एरर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब जी जनाब, हमारे पास ये जो सामने आप लिखा जो माइल्स टू किलोमीटर है लिखा हो, वो हमारे पास कैसे आएगा,
जो इनपुट का टैग है वो कैसे आएगा और जो बटन है ये कैसे आएगा, इसको हम देखते हैं। ये हेड वाले को यहाँ पे ये देखिए, इसको हेड को क्लोज कर देंगे ताकि हमारी विजिबिलिटी हो। आपने अब ध्यान सिर्फ देना है ये बॉडी के ऊपर, ठीक है, कि बॉडी के अंदर हमने ये डिव बना दिया। यहाँ से डिव हमारा शुरू हो रहा है और यहाँ पे डिव हमारा एंड हो रहा है। इस डिव के अंदर ही हमने सारा कुछ लिखना है, लेकिन इस डिव को भी हमने एक नाम दे दिया, आईडी दे दी है कि आईडी इज इक्वल टू कंटेनर। आप अपनी मर्जी का जो भी नाम रखना चाहें। इसका कंटेनर हम ज़्यादातर नाम रखते हैं इसलिए कि वो कंटेन कर रहा होता है हमारी बाकी सारी चीज़ों को जो हमने डिस्प्ले में दिखानी होती है। और उसके बाद H1 जिसके अंदर हमने लिखा हुआ माइल्स टू किलोमीटर। H2 के अंदर हमने एरर मैसेज के नाम आईडी के नाम से डाला हुआ है। अच्छा, H2 के अंदर एक स्पैन है। स्पैन क्या चीज़ होती है, यानी H2 का छोटा सा पार्ट हमको ये एक जो है चाह रहे हैं, क्योंकि हम उसको कोई आईडी देना चाह रहे हैं स्पैन को, तो इस तरह से हमने कर लिया। आप चाहें तो H2 के अंदर भी आईडी देके ये काम कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। उसके बाद जो है इनपुट के टैग के साथ जो है इनपुट का टैग बनाए हुए हैं हमने एलिमेंट, और नेक्स्ट इनपुट जो है वो दूसरे हमें किलोमीटर के लिए बनाए हुए। और माइल किलोमीटर जो है ये सिंपल टेक्स्ट है जिसको लिख दिया ताकि यूज़र को देखते हुए पता चले कि यहाँ पे उसने माइल एंटर करने हैं और दूसरी जगह पे उसको किलोमीटर में आंसर मिलने वाला है। उसके बाद बटन का एक टैग है जिसके ऊपर हमने कन्वर्ट लिख दिया। आप सबमिट, कन्वर्ट, क्लिक, कुछ भी, कोई मैसेज कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसके ये दोनों बटन के जो है टैग्स जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में आप जो कुछ लिखेंगे वो उसके ऊपर नज़र आएगा। ये मैं टैग एक दफ़ा आपके सामने जो है ये ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे आपने सबसे पहले ऊपर है H1 का लेना है। VS कोड में सो ईजी, ये देखिए मैंने H1 लिख के और छोड़ दिया और नीचे मेरे पास आ रहा है कि H1 एमिट एब्रीविएशन। आप टैब दबा दें या एंटर दबा के इसको ले लें तो ये आपके पास H1 का स्टार्टिंग और एंडिंग वाला टैग आ गया। आप इसके अंदर जो भी आप वो लिखना चाहते हैं आप उसको लिख दें तो आपके पास वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है इनपुट का टैग लिया हुआ है। वो कैसे लिए हुए, सिंपल हमने इनपुट लिखना है ये, और नीचे आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ रही है। आपने जो है इनपुट बटन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनपुट चाहिए, तो हम इस फर्स्ट वन को ये एंटर करेंगे और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे नंबर डालना चाहेंगे, पासवर्ड के लिए होगा तो उधर पासवर्ड लिख देंगे, वो टाइप होगी। ये इतनी खास चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल आपके लिए, ठीक है। आप सिंपल अगर टेक्स्ट लिखा हुआ वो भी चलाएं तो चल जाएगा। आप इसको यहाँ पे अगर एंड पे कर्सर है आप Ctrl+C करें और Ctrl+V करें तो एक और इनपुट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हमने ये कन्वर्ट वाला बटन लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे जी बटन और सामने नीचे आपके पास आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, जी बटन आ गया। आप इसको जो भी लिखना चाहते हैं उसके अंदर लिख दें और आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर होगी। तो अब ये हमारा तैयार हो गया जनाब HTML। तो अब हमने इसकी CSS किस तरह से करनी है। CSS करने के लिए हमने किस को टारगेट करना है, हमने कंटेनर को टारगेट करना है जिसकी आईडी हमने कंटेनर दी हुई है, तो इस आईडी के थ्रू ही करेंगे। H1 के अंदर जो है हमने स्पैन, H1 को इसी तरह से लिखा हुआ है। H2 के अंदर हमने स्पैन डाल दिया है जिसको हमने एरर मैसेज कह दिए, वो उसको हमने उसकी आईडी ERR_ मैसेज करके दी हुई है, हम इसके थ्रू इसको लेंगे। इसके बाद पहले वाला इनपुट चूँकि माइल के लिए हमने उसको ML की आईडी दे दी है, उसके थ्रू उसको टारगेट करेंगे। और दूसरी वाली को हमने KL दे दिया है और आईडी आप अपनी मर्ज़ी के जो भी नाम देना चाहें, लेकिन रेलेवेंट नाम होते हैं तो जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो हमें आसानी होती है। और उसके बाद जो है आईडी बटन को BT की दे दी है। ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं CSS की तरफ। तो अच्छा, आपने कंटेनर को अब क्या करना है कि आपके सामने कंटेनर कैसे नज़र आएगा, तो उसके लिए कोई हाइट वेट देनी है, बॉर्डर देना है और बैकग्राउंड पे कोई कलर अगर आप देना चाहें तो वो देंगे। जैसे #ID को हमेशा हमने जब भी टारगेट करना है तो हैश किसके साथ करेंगे। अगर किसी को क्लास दी हुई, क्लास हम कब देते हैं, जैसे सपोज हमारे पास बहुत सारे कंटेनर होते, बहुत लंबा हमारा प्रोजेक्ट होता, बहुत सारे कंटेनर होते, तो हम बजाय इसके के और हम सेम सा उसके अंदर अगर CSS रखना चाहते थे तो हम क्या करते, उसको क्लास दे देते कंटेनर की। यानी क्लास हम कब देंगे, जब कोई भी सेम बहुत सारी एक जैसी चीज़ें हमने हैं और हम एक ही जगह उसको जो है CSS या उसके ऊपर GS लिखना चाह रहे हैं तो हम उसको क्लास का नाम दे देते हैं ताकि एक दफ़ा कोड लिखे सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। लेकिन अगर यूनिक रखना होता है किन्हीं चीज़ों को तो हम उसको ID देते हैं। तो एक ही कंटेनर था, उसको हमने ID दे दी है, तो उसको अब जब टारगेट करना है तो हैश कंटेनर के साथ टारगेट करेंगे। और उसके बाद आप देखें
ब्रेसेस स्टार्ट है और ब्रेसेस एंड हो रहा है। इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा टारगेट करेगा कंटेनर को। तो कंटेनर हमें तब नज़र आएगा जब उसको हाइट और विड्थ देंगे। यहाँ पे हमने 400 की पिक्सल की हाइट दी है, विड्थ दी है। अगर आप यहाँ से कोई चेंज करेंगे तो आपको डिस्प्ले में उसका चेंज देखो। आपने अगर इधर से बंद ख़त्म कर दिए तो आप देख लें कि आपको साइड पे नज़र आना ही बंद हो गया है कि डिव जो है कहाँ से शुरू है, कहाँ। ये अब दोबारा देखिएगा जब मैं देती हूँ तो ये आपको अब नज़र आ रहा है उसके बॉर्डर और ये सारी चीज़ें। अगर आप हाइट नहीं दे रहे होंगे तो वो आपको डिव की जो है कोई बाउंड्री नज़र नहीं आएगी, और इसी तरह से विड्थ नहीं दे रहे होंगे तो भी इस तरह से कोई नज़र नहीं आएगी। हमने बॉर्डर इसको दिया हुआ है जनाब 3 पिक्सल का सॉलिड और RGB। इन सारी चीज़ों को VS कोड के अंदर लिखना बहुत आसान है। 3 पिक्सल यानी आप उसके कितना चौड़ा चाहिए, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो उसकी जो है उतना चौड़ा या उतना बारीक होता जाए। 4 पिक्सल दें, अब देखिए मोटा हो गया। उसके बाद हमने कहा है सॉलिड चाहिए। आप सॉलिड के अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे अगर आपको डैश चाहिए, मैंने देखे सिर्फ D लिखा है, उसके बाद नीचे मेरे पास जो है वो उसकी सारी आनी शुरू हो गई हैं। आप जी वो कह रहे हैं कि आपको कैसा चाहिए, डार्क फ्लैश चाहिए, डी फ्लैक्स, सियान चाहिए, कौन सा चाहिए जी। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करें तो वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद जो है हमें सॉलिड चाहिए तो हम इसको सॉलिड ही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इस पे से इसके कॉम्बिनेशन आपका 5 ये 4,3 ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, जब हम डेप्थ में काम करेंगे थोड़ा और तो फिर हम इसको देखेंगे। आप यहाँ पे जनाब सिर्फ इधर जो है आप अपना कर्सर रखेंगे और आपके पास नीचे जो आ रही है ना कि सारी से आप इसको ये जो है सर्कल्स है इसको घुमाते चले जाएं, और जो आप कलर चाह रहे हैं ना, ये देखिए ऊपर RGB की सारी चेंज हो रही है और अकॉर्डिंगली आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा कि उसका जो है बॉर्डर भी चेंज होगा जैसे जैसे हम उसको चेंज करेंगे। तो ठीक, अब जिस पे हमने रख दिया ना बॉर्डर हमारा उस कलर का हो गया। कितना आसान है इस पे काम करना। अब बैकग्राउंड कलर सेम इसी तरह से बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, कॉलर लिखेंगे, आपके सामने जो है RGB आना शुरू हो जाएंगे। आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर आपका मूड बना है जी कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से सेम ऊपर जिस तरह से हमने चेंज किया आप बॉर्डर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपने ये कर दिया तो आप इस तरह का हो गया, ठीक हो गया। कुछ और करना चाहते हैं वैसा कर लें, जैसे भी करना चाहें, ठीक। आप जहाँ पे भी रखेंगे उसको क्लिक करेंगे तो आप देख लें प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि वो चेंज होता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हेडिंग जो हमारे पास नज़र आ रही है माइल्स टू किलोमीटर, इसको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अलाइनमेंट के लिए हमारे पास 3 होती हैं कि राइट अलाइनमेंट या लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए या सेंटर में चाहिए। हम इसको सेंटर में रखना चाहते थे, हमने सेंटर दिया है। उसके बाद बॉर्डर, ये आपको नीचे जो डैश डैश नज़र आ रही है माइल्स टू किलोमीटर के नीचे, ये इस वजह से आई है। हमने बॉर्डर बॉटम दिया है 1 पिक्सल डैश और इसके RGB वैल्यू में ये इसका कलर दिया। आप चेंज करें तो उस कलर का आपको बॉर्डर बॉटम जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इनपुट को हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ये एक हल्का सा, और हाइट विड्थ दी हुई है। अगर हाइट विड्थ जो है अगर आप नहीं भी देंगे, अब इसको चेंज करके देखिएगा कि हाइट विड्थ कितनी रखनी है, किस तरह से रखनी है, अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। फॉन्ट साइज़ जो है इसका, इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा जाएगा कि वो आप लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या कुछ करना चाहते हैं तो आपने सिंपल जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ना तो उसका नाम लिख देना है और उसके बाद डॉट कॉलन लगाना है, और आपके पास उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ रही होंगी और आप आराम से उसके अंदर से जनाब चूज़ कर लेंगे। ये देखिए कॉलन आपके सामने नीचे नज़र आ रही। लार्ज करें, लार्जर करनी है, मीडियम करनी है, स्मॉल करनी है, स्मॉलर करनी है, एक्स लार्जर है, एक्स लार्ज है, एक्स स्मॉल है, कुछ भी लेना चाहते हैं आप आराम से उसको जो है सिलेक्ट करें और बूम जी आपका काम हो गया। अच्छा, उसके बाद जो अगली जो है वो आ जाते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम किस लिए देते हैं, ये आपको कॉर्नर थोड़े से जो है ना राउंडेड से नज़र आ रहे हैं, ये इसकी वजह से। अगर हम ये आप नहीं देंगे तो वो शार्प से कॉर्नर जिस तरह से नॉर्मली होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, बॉर्डर रेडियस नज़र नहीं आएगा। अगर आप 100% किसी चीज़ को बॉर्डर दे देते थे तो वो बिल्कुल सर्कल हो जाती है। तो आपको जितना चाहिए बॉर्डर देना चाहते हैं, रेडियस जितना आप सर्कल साइड से चाह रहे हैं आप अकॉर्डिंगली इसको कर लेंगे तो आपको उस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद बटन है जो हमारा कन्वर्ट का, ये उसको हमने हैश बटन के साथ यहाँ पे जो है वो टारगेट किया हुआ है और उसकी हाइट विड्थ दी हुई है कि 40 पिक्सल की हम हाइट चाह रहे हैं और विड्थ जो है 100 पिक्सल चाह रहे हैं। मार्जिन लेफ़्ट चाहे, मार्जिन लेफ़्ट किस लिए यूज़ किया, अगर हम मार्जिन लेफ़्ट को यूज़ नहीं करते तो ये बिल्कुल ये किलोमीटर के नीचे यहाँ पे टच होके आ जाएगा। जैसे अगर हम मार्जिन हटा देते
ये आप देखिए ये इसके साथ बिल्कुल टच आएगा, और हम ये नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ऐसे कुछ सेंटर में कुछ नज़र आए, तो हमने इसको आगे मूव करने के लिए ये दे दिया था। उसके बाद जो है इसके ऊपर मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, ये किस लिए दिया है? क्योंकि अगर मार्जिन टॉप से जो है हम 30 पिक्सल नहीं देते तो ये ऊपर वाले इनपुट के साथ बिल्कुल साथ लग के आ जाएगी। मार्जिन अगर हटाए ना, ये अब 0 पिक्सल कर दिया, आप देखिए ऊपर बिल्कुल टच होगी साथ, तो हमने इसके थ्रू इसको मूव करा दिया। मार्जिन हम ज़्यादातर मार्जिन ये इसी तरह से मार्जिन है जिस तरह से आप अपनी नोटबुक में मार्जिन लगाया करते थे। मार्जिन लाइन की वजह से क्या हो जाता था, उस लाइन के अंदर अंदर आप लिखा करते थे ना, उधर ही आ जाते थे। तो ये भी मार्जिन जितना चाह रहे होते हैं कि इस वाली जी हिस्से पे हमने काम नहीं करना, तो हमने जो है इधर से इधर तक चलेंगे, तो वो मार्जिन हमने दे दिए लेफ्ट से कि जनाब लेफ्ट से इधर को आ जाओ इतने, और टॉप से कि ऊपर से उठ के ना इतने आ जाओ। ठीक है, हमने अपने लिए एक जगह डिफाइन कर ली कि यहाँ पे हमारा बटन नज़र है। तो हम मार्जिन को ज़्यादातर जो है वो चीज़ों को जब हमने इधर उधर मूव कराना होता है ना, तो हम मार्जिन से यूज़ करते हैं। और भी इसके यूजेस हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ इसको इसी काम के लिए करते हैं। कैपिटलाइज, अपर, लोअर, तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद होती हैं। यानी टेक्स्ट को हमने ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसकी उस स्टेट से ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं कि हम कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, अपर करना चाह रहे हैं, ये लोअर कर। अब ये कन्वर्ट जो नज़र आ रहा है, कैपिटलाइज क्या होता है कि पहला उसका जो होता है वो अल्फ़ाबेट वो कैपिटल होता है, और उसके बाद वाले सारे जो होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। अगर हम इस पूरे के पूरे को अपर केस में करना चाहते हैं तो कैपिटलाइज की जगह जो है आप अपर कर देंगे। उसका तरीका क्या है, इसको हटा दें, ठीक है, और उसके बाद जो है कॉलन के बाद जो है आपको इधर कॉलन लिखें, और उसके बाद आपको ये देना शुरू हो जाएगा। आप इसमें से जो भी अपर केस करना चाह रहे हैं अपर कर लें, कुछ भी कर लें, इट्स क्वाइट ईजी। बॉर्डर रेडियस सेम वही है जो हमने ऊपर अप्लाई करके देखे। हमने इसके भी कॉर्नर शॉप रखने के बजाय थोड़े से राउंडेड किए, उसके लिए हमने बॉर्डर रेडियस यूज़ किया। बैकग्राउंड कलर सेम RGB वैल्यूज़ यूज़ किए जो जिस तरह से ऊपर था। आप बैकग्राउंड कलर कॉलन लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास जो है डिफरेंट वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी, उनमें से कोई भी पिक कर लें। और कलर किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये जो हमें टेक्स्ट का कलर है ना, उसको चेंज करने की कलर की प्रॉपर्टी होता है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली अगर आप VS कोड पे काम कर रहे हैं और आपने एक्सटेंशन भी की हुई है प्रिटियर की, तो जो है आपके लिए क्वाइट ईजी होगा, क्योंकि आपको जो है ना एमिट मुख्तलिफ वो ऑप्शन दिखाता रहेगा, तो आप आराम से उसमें से चूज़ करते रहेंगे। जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे ना चीज़ों को, ऐसे ऐसे क्लैरिटी आती जाएगी। अब जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ना इसमें, और जो सबसे मज़े का पार्ट है, वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी एक्शंस परफॉर्म होने हैं ना, जो मेन काम होने हैं, वो सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हमने करना होता है। तो जैसे हम IDs को टारगेट कर रहे थे वहाँ पे CSS करते हुए कि हम H1 की ID को, इनपुट की IDs को, उन्हीं के थ्रू उसके ऊपर CSS अप्लाई कर रहे थे। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी हम यही करते हैं कि IDs को जो है वो टारगेट करते हुए उसके ऊपर कोई भी काम करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे काम थे कौन कौन से। सबसे पहले तो जी जनाब हमने यूज़र से लेना था माइल में की वैल्यू डाल दो, तो वो हमारा था इनपुट जिसको हमने ML के जो ID दी थी। अब उसको टारगेट करना है तो क्या करना है, उसके लिए लिखेंगे जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद जी पैरेंथेसिस के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर आपने उस ID का नाम लिख देना है। जैसे हमने ML दी हुई थी उसको नाम, तो हमने यहाँ पे ML के थ्रू किया। और उसके बाद क्या करना है कि उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, ताकि नेक्स्ट जब हम उसके ऊपर कोई एक्शन करने लगे तो हम बजाय दोबारा वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ML करके और उसके थ्रू उसको कहीं लेके करें, तो हम अब माइल को ही यूज़ करेंगे। तो माइल के अंदर जो है वो पूरी की पूरी ID उठ के आ रही होगी ML का, यानी इनपुट का पूरा टैग आ रहा होगा हमारे पास, और हम उसके ऊपर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सेम यही काम हम किलोमीटर वाले के साथ करेंगे। दूसरे वाला जो इनपुट था जिसको ID KL हमने दी हुई थी, उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे और किलोमीटर के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम एरर मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर यूज़र ने कुछ भी माइल नहीं एंटर किए और वो कन्वर्ट के बटन को दबा देता है, तो उसके सामने एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि जी जनाब आप प्लीज़ एंटर करें वैल्यू को, उसके बाद कन्वर्ट दबाएं ना। तो उसके बाद बटन को हमने दी है ID दी हुई थी BT की, उसके थ्रू हमने इसको BTN के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हर एलिमेंट को बाय ID हमने टारगेट करना है, ठीक है, और उसके बाद किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेना है। ML वाले इनपुट को माइल के अंदर स्टोर करा लिए, KL वाले को जिसमें किलोमीटर हमने डिस्प्ले कराने,
उसको केम वाले वेरिएबल में स्टोर करें, जो एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है उसको एरर के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, और बटन को टारगेट करने के लिए आईडी बीटी यूज़ की थी उसको बीटीएन के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम करना क्या चाहते हैं, हमने काम क्या कराना है। काम जनाब हमने यूज़र से एक तो वैल्यू लेनी है, ये काम का हमने करना है। उसके बाद हमने कहना है कि जनाब बटन पे क्लिक करो और ये अपना आंसर ले लो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये काम सारे का सारा होना कब है, जब उसने बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इनपुट जब उसको मिल गया ना इनपुट बॉक्स, अब उसमें वैल्यू तो वो डाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू को हम किस तरह से लेंगे, क्या हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी ट्रिक है। तो ये बटन के साथ होता है ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या करते हैं कि जैसे बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो जो हमने उसके अंदर प्रोग्राम लिख के रखा होगा वो अकॉर्डिंगली जो है इसके ऊपर एक्शन कर लेगा। हम क्या चाहते हैं कि यूज़र अगर खाली इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखा उसने इनपुट बॉक्स के अंदर और कन्वर्ट के बटन को दबाता है तो उसके इस एक्शन को हम पकड़ लें। तो हमने उसके लिए लिखा जनाब इफ़ माइल डॉट वैल्यू इक्वल 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 और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ नहीं, तो क्या हो, तो एरर डॉट इनर टेक्स्ट, यानी जो एरर हमने ऊपर बनाया वेरिएबल उसके अंदर इनर टेक्स्ट लिखा जाए कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू। क्लियर हो कि हम ये चेक करेंगे कि यूज़र जैसे ही वैल्यू अगर खाली छोड़ते हुए बटन को दबा देते हैं, क्लिक कर देते हैं बटन के ऊपर, तो उसके पास फट से एक मैसेज आ जाए कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या तरीका किया है कि हमने एक फंक्शन लिखा है कि इफ़ माइल डॉट वैल्यू इक्वल 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 खाली जगह, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ नहीं, तो इसका मतलब है अगर इनपुट बॉक्स खाली है तो एरर डॉट इनर टेक्स्ट, यानी जो एरर का वेरिएबल था उसके अंदर टेक्स्ट लिख के प्लीज़ एंटर द वैल्यू जो है डिस्प्ले करा दो, तो उसके पास डिस्प्ले हो जाएगा वो वाला मैसेज अगर वो खाली इनपुट के बाद जो है वो कन्वर्ट के बटन को जैसे ही क्लिक करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कब नहीं होगा, जब उसने कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसने अगर कुछ लिखा हुआ है तो तब क्या हो, हम देखो ना जब हमने प्लीज़ एंटर द वैल्यू अब वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अब उसने वैल्यू डाली है तब भी वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब वो वैल्यू डाल लेना तो वो जो इनर टेक्स्ट लिखा हो सामने नज़र आ रहा था प्लीज़ एंटर द वैल्यू, वो सामने उसके नज़र आना बंद हो जाए। तो इसके लिए हमने कहा है कि अगर ऐसा नहीं है कि यानी उसने अगर वैल्यू डाली है तो एरर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू अब उसको खाली कर दो, यानी ऊपर से एरर मैसेज नज़र आना बंद हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने कहा है कि जी इन्वर्टेड कॉमर्स उसके बीच में कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं का मतलब है खाली नज़र आएगा उसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो मेन काम उसके बाद हमारे का किलोमीटर डॉट वैल्यू, किलोमीटर हमारा वो वेरिएबल था जिसमें हमने KL नाम का इनपुट का ID डाली हुई थी। तो किलोमीटर में हमारे पास वो इनपुट बॉक्स मौजूद है, यानी माइल डॉट वैल्यू के अंदर जो भी वो किलोमीटर डॉट वैल्यू के अंदर क्या चीज़ आने वाली है, माइल डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई उस नंबर के साथ जो हमें दिया गया था कि इतने जो है वन जो है माइल की वैल्यू आपके पास ये होगी जिससे आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई जिसके साथ करना था जिस वैल्यू के साथ, वो हमने मल्टीप्लाई के बाद यहाँ लिख दिए कि माइल डॉट वैल्यू क्या, यानी यूज़र ने माइल के अंदर जो भी वैल्यू डाली है उसको मल्टीप्लाई करा दो जी 1.60934 के साथ, और जो आंसर है वो असाइन कर दो किलोमीटर डॉट वैल्यू के अंदर वो वैल्यू डाल के। सिंपल इज दिस। अगर यहाँ पे यूज़र ने कुछ भी एंटर नहीं किया तो क्या होना चाहिए, उसके पास एक एरर मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर योर वैल्यू देन प्रेस कन्वर्ट। अब यूज़र्स के अंदर जो है कुछ एंटर कर देता है और हमारे से आंसर चाह रहा है, कन्वर्ट का बटन प्रेस किया उसने और ये किलोमीटर के अंदर डिस्प्ले हो गया। बहुत इजी है, सिंपल है। लेकिन अगर ये एक आपको ऐप बनानी आ गई तो शायद अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते होंगे कि कितने सारे काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइल्स टू किलोमीटर, यहाँ पे माइल्स टू किलोमीटर है, अगर किलोमीटर यूज़र देते हैं और माइल्स में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल आपने डिवाइड कर लेना, तो क्या होगा, सिर्फ एक फार्मूले के अंदर जो चेंज आनी है और बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें अब रीयूजेबल आपके लिए कर सकते हैं। आप टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप बाद में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी एक दफ़ा एक चीज़ सीख ली है तो उसके बाद जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ चीज़ें आप करके देखिएगा, जैसे यहाँ पे माइल टू किलोमीटर मैंने किया ना, तो आप ऐसा कीजिएगा किलोमीटर टू माइल की बना के देखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँगी। और
जुड़े रहें हमारे साथ। हम इस तरह के ढेर सारे मिनी प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आएंगे, और जैसे ही आप लोग इसके ऊपर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है और आप चाहते हैं कि अब नेक्स्ट मूव करें, तो फिर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।